हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए जो आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 का जो पेपर होने वाला है 4 दिसंबर 2024 को। ये पूरा जो पेपर होगा वो पूरे भारत में होगा और इसमें कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं वो भाग लेने वाले हैं। तो कक्षा 9 के लिए ये आपके परीक्षा होगी और इसमें आपके गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के, हिंदी के ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। भाषा के प्रश्न इसमें आपके आने वाले हैं। तो आपके जो गणित के प्रश्न आएंगे उसके लिए आपके बोर्ड की ओर से तैयारी करवाने के लिए एक आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, प्रश्न बैंक। अगर आप ये प्रश्न बैंक भी अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका निश्चित रूप से 4 दिसंबर वाला पेपर बहुत ही शानदार होगा। और ये जो पेपर होगा पूरा OMR बेस पे आपका पेपर होगा। आपके जो आंसर होंगे उनको सोल्व करने के बाद में आंसर को आपको OMR सीट में भरना होगा। OMR सीट कैसे भरनी है उसका पूरा डिटेल से वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा हूँ, आप देख लेना। साथ ही इस क्वेश्चन बैंक के अलावा भी और जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो आपके बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं तो वो भी मैंने आपके सोल्व करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये पूरी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको तैयारी के लिए यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लें और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, हाफ ईयरली का पेपर होगा, उसके लिए भी आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये इस वीडियो में अपन आपके जो गणित के जो आपके 100 प्रश्न का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके 100 ही प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि आपको जो किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैथ्स के आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसको इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। बाकी साइंस का, हिंदी का मैंने पहले अपलोड कर रखा है, सामाजिक वगैरह का, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किए गए इसका सोल्यूशन देखेंगे। और ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके जो बुधवार को आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है, ये 13 नवंबर और ये आपके 20 नवंबर को मॉक टेस्ट होगा। उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 दिसंबर के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पूरा जो क्वेश्चन बैंक के गणित का वो इसमें अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन बैंक में आपके अनुक्रमणिका का सारणी दे रखी है कि कौन सा आपके जो प्रश्न है वो कब से कहाँ तक है। तो अपन इसमें गणित के जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 53 से आपके 68 तक आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अपन 100 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड की ओर से ये क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाया गया। तो ये गणित का क्वेश्चन बैंक के पूरा आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और आपकी 9वीं क्लास और 8वीं क्लास के जो 8वीं तक के जो क्वेश्चन है, 9वीं तक के जो प्रश्न हैं आपके वो इसमें आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 8वीं क्लास के भी क्वेश्चन होंगे और 9th क्लास के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे अपन परेड करते हैं वैसे अपने को पौधे लगाने कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में जो पौधे लगाने। मान लो 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, तो एक पंक्ति में 3 पौधे हैं। 4 पंक्तियां तो एक पंक्ति में 4 पौधे हैं। कुल मिला के इसमें आपको वर्गमूल वाला प्रश्न ये आपके पूछा जा रहा है। तो 2025 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2025 का वर्गमूल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 45। इसमें आपको अंडर रूट करना है 2025 का। तो इसमें अपन 2025 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2025 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा इसमें 6 बार। 3 छंग 18, 2 22, 3 7 21 और 3 पंजे 15। एक बार और 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा 25 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो ये इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 3 3 के जोड़े बनेंगे 2 और एक जोड़ा बनेगा 5 का। तो 3 3 9 और 9 पंजे 45 इसका उत्तर आएगा। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आएगा, 45 पंक्तियां हैं और 45 इसमें आपके पौधे हैं। तो एक पंक्ति में 45 पौधे हैं, ठीक है, 45 ऐसे पौधे हैं और 45 इसमें पंक्तियां बनाई गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आपको इसमें 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे 2025 की जगह पे मान लो तुम्हें परीक्षा में यहाँ पे 2025 नहीं देके और संख्या दे दे, ठीक है, जैसे 30 25 दे दे, तो आप कमेंट करके बताना कि 30 25 का आंसर आपके कितना आएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए।
प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान किए जितने कि उस कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल मिला के टोटल रुपये कितने? 2401 रुपये। अब एक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए जितने कि उस क्लास में विद्यार्थी हैं। मान लो क्लास में 2 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी ने 2 रुपये दिए, तो कुल कितने रुपये हो गए? 4 रुपये हो गए। मान लो क्लास में 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने 3 रुपये दिए, तो 2 विद्यार्थी ने 3 और 3 विद्यार्थी ने 3, तो 9 रुपये टोटल हो जाएंगे, यानी कि 3 तियाँ 9 हो जाएगा। मान लो क्लास में 4 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी ने 4 रुपये दिए, तो 4 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। कुल मिला के ये आपसे पूछा गया है कि मान लो 4 विद्यार्थियों को 16 रुपये प्राप्त हुए, तो ये आपके 2401 रुपये हैं, वो कितने विद्यार्थियों का प्राप्त होगा? तो इसमें आपको क्या करना है? इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2401 का आपको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका जो आंसर है वो आपके कितना आएगा? वो आपके 49 आएगा। देखो, अगर वर्गमूल करेंगे यानी कि इसमें से किसको गुणा करने पे आपके 2401 आ रहे हैं, तो 47 को गुणा करेंगे तो 7 7 ही 49 आएगा, यानी कि लास्ट में कितने आएंगे? 9 आएंगे, और 9 इतनी इसमें लास्ट में कितना? 1 है, तो 47 तो उत्तर होगा नहीं। 49 को देखेंगे तो ये 9 9 81 आएगा लास्ट में, ठीक है। 9 को 9 से गुणा करें तो 9 में 81 का 1 आएगा, तो हाँ 49 उत्तर हो सकता है। 51 को करेंगे तो 51 को करेंगे तो इसका भी 1 आएगा लास्ट में। 53 के लास्ट में 9 आते हैं, 3 तियाँ 9 आता है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर या तो 49 होगा या फिर 51 होगा। लेकिन अगर अपन 50 को गुणा करें 50 से, ठीक है, 50 को 50 से गुणा करें तो ये आता है 2500। तो यहाँ पे 51 को गुणा करें तो 2500 से और ज़्यादा संख्या आएगी, जबकि ये जो संख्या वो 2500 से कम है। तो अपना जो उत्तर होगा वो 51 से कम कितना होगा? 49 होगा, ठीक है। तो 50 का ये 2500 है, तो 49 का कितना हो जाएगा? ये 2401 हो जाएगा। ये तो हुआ सीधा अपन ऑप्शन से इसको हल करें तो। अब अपन इसको वर्गमूल निकाल के भी देख लेते हैं। तो इसमें अपन भाग दे के इसको वर्गमूल निकालेंगे। तो संख्या है हमारे पास में 2401, इसके अपन गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का तो भाग देते ही नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग 7 या 21, 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 बचेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, 7 या 21, तो 343 आ गए। फिर अपन 7 का भाग देंगे तो ये 7 चौक 28, फिर बचेंगे आपके ये 6, तो 7 नमकी 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7, तो 7 7 के 2 जोड़े बने, तो 7 × 7 बराबर 7 7 49। ऐसे वर्गमूल निकालना तो सीधा ही निकाल लेना, 49 इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो दूसरे का जो सही उत्तर है वो 49 उत्तर होगा। अगला प्रश्न तीसरा, राम के पास कुछ 5 रुपये के और कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। जितने 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपये के सिक्के हैं, उनकी संख्या 5 रुपये के सिक्के से डबल है। यानी कि मान लो 5 रुपये के मान लो 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मान लो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो इसका डबल 2 रुपये के 20 सिक्के हो जाएंगे। और टोटल जो रुपये हैं वो 108 रुपये हैं। तो मेरे पास 5 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, यानी कि आपको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है और 2 रुपये के भी सिक्कों की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन आराम से ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे सिक्के जिसमें 5 रुपये के तो आते हैं और 2 रुपये के डबल हैं, ठीक है। तो 5 रुपये के देखो 12 का डबल 24, 14 का 28, और ये कह रहा है कि 5 रुपये के तो कम होंगे और 10 रुपये के 2 रुपये के ज़्यादा होंगे। देखो 5 रुपये के कम 2 रुपये के ज़्यादा, 5 रुपये के कम 2 रुपये के ज़्यादा। इसमें देखो 5 रुपये के ज़्यादा हो रहे हैं और 2 रुपये के कम हो रहे, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 रुपये के ये इसमें ज़्यादा हो रहे हैं और 2 रुपये के कम हो रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 5 के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। जितने 5 के हैं उससे 2 गुने डबल हैं 2 रुपये के सिक्के। तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो 2 रुपये वाला ज़्यादा आएगा और 5 रुपये वाला कम आएगा। अब इसमें से ये एक तो ये हो रहा है इसमें कि ये 2 रुपये के सिक्के वो 5 के सिक्के से डबल है, तो ये इन दोनों में हो रहा है। दोनों ऑप्शन में 12 का डबल 24 हो रहा है और 14 का डबल 28 हो रहा है। अब किसको जोड़ने पे हमारा उत्तर है वो हमारा 108 आ रहा है। देखो 5 रुपये के 12 सिक्के हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60 रुपये हो जाएंगे। और ये 24 रुपये 24 सिक्के 2 2 रुपये के, तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपके 48 रुपये। तो 24 और 48 को जोड़ेंगे तो ये आपके 108 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। ब वाले को भी देख लेते हैं, 14 और 28 वाले को। तो 14 को 5 से गुणा करेंगे, 5 रुपये के 14 सिक्के, तो 14 पंजे 70, और 2 रुपये के 28 सिक्के हैं, तो ये 28 हो जाएगा। 28 का डबल 56, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 7 5 12, तो 126 रुपये टोटल हो रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास रुपये 108 है। तो 108 केवल अपने ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर अ वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य वो आपको बताना है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। जैसे विषम संख्या मान लो 3, अब 3 का घन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये विषम संख्या, इसका घन कैसा आएगा। तो विषम को अपन घन करके देखते हो, 3 3 9 9 27 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम का घन विषम होता है, तो ये तो आपके गलत हो जाएगा। एक पूर्ण घन संख्या में 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो पूर्ण घन संख्या जो होती है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। जैसे अपन 10 का घन करके देखें तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 को 10 से गुणा करें तो 100, 100 को 10 से गुणा करें तो 1000। तो देखो 10 का घन कितना है, 1000, जो कितने जीरो पे समाप्त हो रहे हैं, ये अपने 3 जीरो पे समाप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2 शून्य पे समाप्त नहीं हो रहा है। ये वाला कथन अपना सत्य होगा। तो इसका जो आंसर आपके ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 20 होते हैं, तो इसका उत्तर आपके 8000 आता। 8000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, जबकि ये 2 जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी भी जो पूर्ण घन संख्या जो है वो 2 जीरो पे समाप्त नहीं होती है, वो 3 जीरो पे समाप्त होती हैं। कम से कम 3 जीरो पे वो समाप्त होगी। तीसरा ऑप्शन है, किसी भी सम संख्या का घन विषम संख्या होता है। ये भी गलत है। 2 का घन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, घन का मतलब 3 बार गुणा करना है। तो ये 8 देखो सम संख्या है 2, और उसका घन आया 8, जो कि सम है। तो सम का घन सम होता है, विषम का घन विषम होता है। तो ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका सही आंसर। द वाला क्या है, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 8 है। ये देखो, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं जिसका इकाई का अंक 8 है, 8 ही है। जो 2 का घन है, जो कि 8 जो है वो 2 का घन है, और ये इसका इकाई का अंक 8 ही है। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम ने 27 छोटे घनों को चिपकाकर एक बड़ा घन बनाया। ठीक है, और बड़े घन के बाहरी भाग को पीले रंग से रंग दिया। 27 छोटे घनों में से कितने घनों पर पीला रंग सिर्फ एक फलक पर ही होगा। इनकी एक साइड इसमें आपके पीला होगा। ऐसे कितने घन आपके इसमें होंगे। तो ऐसे आपके जो घन होंगे वो टोटल 6 घन होंगे, क्योंकि इसके जो आपके फलक होंगे वो कितने होंगे, 6 ही फलक होंगे। एक तो आपके ढक्कन, एक पेंदा, और 4 इसकी दीवारें, तो 6 फलक होंगे जो कि एक एक साइड से रंगे हुए होंगे। तो इसका उत्तर आपके अ हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6, राहुल अपने बगीचे में एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। वह अपनी और अपनी परछाई की लंबाई का अनुपात देखा, जो कि 4:1 था। फिर उसने वृक्ष की परछाई को मापा, तो उसकी जो माप है वो कितनी आई, 15 फीट आई। तो आपको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो उसकी ऊंचाई और परछाई की जो ऊंचाई लंबाई का अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। तो मान लो 4 उसकी है, तो उसकी परछाई कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से वृक्ष की आपको ऊंचाई देखनी, तो वृक्ष की ऊंचाई h मान लेंगे, और परछाई कितनी है, तो वृक्ष की परछाई कितनी है, 15 है। आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो ये राहुल की ऊंचाई है, और ये उसकी परछाई की ऊंचाई है। ये वृक्ष की ऊंचाई है, और ये वृक्ष की परछाई की ऊंचाई है। तो इन दोनों को बराबर लिख लेंगे। ठीक है, इनका अनुपात जो होगा वही अनुपात इनका होगा उसी समय। तो हमने x का मान ज्ञात करने के लिए इनको क्रॉस गुणा करेंगे। तो ये x 1 से गुणा हो जाएगा, तो x का x ही आएगा, और 15 को गुणा करेंगे 4 से, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। और ये 15 क्या थे, फिट थे। 15 क्या है, ये फिट हैं, तो ये भी क्या आएगा, फिट ही आएगा। तो 15 फीट को 4 से गुणा करें तो 15 चौक 60 फीट इसका उत्तर होगा, जो कि स वाला उत्तर में दे रखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक लकड़हारा 12 मिनट में लकड़ी के एक खंड को 3 टुकड़ों में तोड़ता है। तो ऐसे 5 टुकड़े करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो 12 मिनट में एक खंड के 3 टुकड़े कर रहे हैं, तो एक टुकड़े में कितना समय लग रहा है, एक टुकड़े का समय
एक टुकड़े देखो 12 मिनट में 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो 12 में 3 का भाग दे देंगे तो एक टुकड़े का समय आएगा 4 मिनट। कितना मिनट आएगा? 4 मिनट आ जाएगा। अब 4 मिनट हैं हमारे पास में एक टुकड़े को, एक लकड़ी के एक टुकड़े करने के लिए। हमारे कैसे कितने टुकड़े करने? 5 टुकड़े करने। तो एक टुकड़े में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 5 टुकड़ों में 4 पंजे 20 मिनट लगेगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ में दे रखा है। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 8 है कि माया, मधुरा और मोहसिना 3 मित्र हैं। उनके भूगोल विषय में प्रथम टेस्ट में जो माया ने 16 अंक प्राप्त किए, मधुरा ने 20 अंक प्राप्त किए और तीनों का जो औसत है वो कितना है? 19 है। तो मोहसिना ने कितने अंक प्राप्त किए वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि तीनों के अंकों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 19 आएगा। तो देखो इसको अपन 16, अब मोहसिना के नहीं पता है तो अपन मोहसिना को x अंक मान लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 16 को, 20 को और x को जोड़ेंगे और इसमें 3 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 19 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 16 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो 36 प्लस x बराबर 19 को गुणा करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27, तो 19 तिया ये हो जाएगा आपके 57। ठीक है, और अब आपको x का मान ज्ञात करना है तो 57 में से इस 36 को घटा लेंगे। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। उत्तर कितना आया? 21 अंक आया। 21 अंक आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। ठीक है, पहले में 24 अंक है, दूसरे में 20 अंक है, तीसरे में 28 अंक है, चौथे में आपके 21 अंक है। तो इसका जो उत्तर आपके मोहसिना के कितने आ जाएंगे? 21 अंक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई आपके 41 मीटर है, तो खेत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो देखो खेत का परिमाप क्या होता है? ये मान लो खेत है, इसका परिमाप का मतलब इसके चारों ओर की आपको भुजाओं की लंबाई की जोड़ करनी है। परि प्लस माप, चारों ओर का माप करना उसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के और आयताकार फिर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ये आयत का परिमाप होता है। लंबाई तो दे रखी है 40, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो ज्ञात करेंगे। तो अपन यहाँ पे पहले इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं विकर्ण की सहायता से, और लंबाई की सहायता से इसकी चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है ये, और आयत की जो लंबाई वो भी दे रखी है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी, तो आपको याद रखना है विकर्ण का जो सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र वो होता है, विकर्ण का जो सूत्र होता है ये विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये 20 की चौड़ाई है, L इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये विकर्ण का मान लिखेंगे 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 41 का स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर, और प्लस में लिख लेंगे अपन b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस के 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, और बराबर में क्या आएगा, ये चौड़ाई का स्क्वायर। एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 81, और घटाएंगे तो कितना आएगा आपके इसमें, घटाएंगे तो आ जाएगा इसका 41 में से 40 जाएगा तो 1, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। और चाहे तो आप 41 का वर्ग करके 40 का वर्ग करके इसको घटाएंगे तो भी आपके 81 ही आएगा। तो b स्क्वायर का मान है आपके 81 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 81 बराबर 9 आएगा। अब विकर्ण की लंबाई से हमने चौड़ाई भी ज्ञात कर ली, चौड़ाई कितनी आई 9 आई, लंबाई कितनी आई 40 आई। तो अपन इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान आपके 40 है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 9 आ गई। ठीक है, चौड़ाई आपके 9 आ गई, तो 40 और 9 49 हो जाएगा। 2 से 49 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आपके 98 मीटर आएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 98 मीटर आएगा। ये अपना सवाल था, तो इसका जो आंसर हो कितना आएगा, 90 का आंसर 98 होगा। 81 मीटर, 100 मीटर, 182 मीटर या 98 मीटर, तो द ऑप्शन में दे रखा है इसका 98 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में 15 तो आम है
90 अंगूर हैं, 120 संतरे के पेड़ हैं। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, ठीक है, एवं किस्म की संख्या भी समान है। तो बताइए क्यारी की कम से कम संख्या कितनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बगीचे में 75 तो आम के पेड़ हैं और यहाँ पे 90 जो है वो अंगूर के पेड़ हैं और 120 आपके संतरे के पेड़ हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक क्यारी में जितने पेड़ हैं उतनी ही क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है और किस्म भी समान है। तो आपको बताना है कि कम से कम उस बगीचे में कितनी क्यारियाँ हैं। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाएँ तो आपको इसमें इनको क्यारियों में बांटना है और सभी के जो मान है वो बराबर है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनको भाग दे दें। ठीक है, जो इनको क्या कर दें, भाग दे दें। तो आपको क्या करना है, इनका HCF ज्ञात करना है। 90, 75 और 120 का आपको HCF ज्ञात करना है। ऐसी संख्या बतानी जिसके पाड़े में 75 भी आते हैं, 90 भी आते हैं और 120 भी आते हैं। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, आपके 15 हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे अपन, 15 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके 15 हैं, तो 15 तो इसमें आपके पौधे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यारियों की संख्या पूछिए, तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आम की कितनी क्यारियाँ बनेगी, तो 15 का भाग देंगे 75 में, 15 पंजे 75, तो आम की आपके 5 क्यारियाँ आ जाएगी। फिर आपके अंगूर की 15 छक्के 90, 6 क्यारियाँ आ जाएगी। और इसकी कितनी होगी, संतरे की, तो 15 का भाग देंगे 120 में, तो ये 15 8 120, तो 8 क्यारियाँ संतरे की बनेगी। 75 आम को 5 क्यारियों में लगाएंगे। ठीक है, 15-15 पौधे लगाएंगे तो 75 पौधे आपके 5 क्यारियों में आएंगे। 90 अंगूर आपके 6 क्यारियों में आएंगे। 120 संतरे आपके 8 क्यारियों में आएंगे। तो न्यूनतम क्यारियों की संख्या पूछिए, तो इनकी जोड़ कर लेंगे अपन यहाँ पे, 5 + 6 + 8 करेंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके कितना आएगा, ऑप्शन नंबर द 19 आएगा। जबकि प्रत्येक क्यारी में पौधे पूछें तो आपके 15 होंगे और क्यारियों की संख्या पूछी तो फिर आपके 19 आएगा। जैसा पूछें वैसा आपको सवाल इसमें कर देना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब आपको इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो कि 6 अंकों की होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है, देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में या तो 0 होता है या 1 होता है या फिर उसके लास्ट में 4 होते हैं या 5 होता है, 6 होता है और लास्ट में 9 होता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसके लास्ट में एक तो 2 नहीं होगा, एक 3 नहीं होता है, एक 7 नहीं होता है, एक 8 नहीं होता है। तो इन संख्याओं के लास्ट में 8, तो जिस भी संख्या के लास्ट में 2 होंगे, 3 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। तो देखो इस संख्या के लास्ट में 8 है तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी भी नहीं। इसके लास्ट में 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके लास्ट में 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो फाइनल उत्तर अपना एक ही आएगा, जिसके लास्ट में 9 है, ये अपनी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। इसका करेक्ट आंसर अपन ऑप्शन नंबर अ कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3 और 7, 8 होते हैं वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं होता है। जो भी वर्ग होगा उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। तो ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो आपसे यही चेक किया जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि कौन कौन से पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 से लगा के तो 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। तो एक तो आपके हो जाएगा संख्या है 64। 64 जो है वो आपके पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। 64 एक तो 4 का घन होता है, ठीक है, और एक आपके 8 का स्क्वायर होता है। याद रखें 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है और 4 का घन होता है। तो एक तो आपकी ये संख्या हो जाएगी, ठीक है, और एक संख्या आपकी इसमें और आती है जो किसी न किसी का वर्ग भी है और घन भी है। तो फिर अपना जो इसमें 1 से 500 तक पहुँची तो एक संख्या और होगी, वो हमारी 1 होगी। देखो 1 जो है वो 1 का स्क्वायर भी है और 1 जो है 1 का क्यूब भी है। तो अपने दो संख्या ऐसी हैं, एक तो 64 और एक जो किसी न किसी का वर्ग भी है और घन भी है। तो कितनी संख्या हो जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी अपने 2। कितनी संख्या है, 2 है। लेकिन यही आपको 1000 तक पूछ लेता है यहाँ पे, तो फिर अपन संख्या इसमें 3 कर देते हैं। एक 729 भी है जो कि किसी का वर्ग है और किसी का घन भी है। तो आप कमेंट करना कि 729 किसका वर्ग होता है और 729 किसका घन होता है।
तो ये दो संख्या ही ऐसी है 1 से 500 के बीच में जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग भी है और किसी न किसी का पूर्ण घन भी है। तो वो हो जाएगा एक तो 1 और 1 64, और 1000 तक होता तो फिर आपके 729 भी आता जो किसी का वर्ग भी है और किसी का घन भी है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13वें क्वेश्चन में इस पैटर्न को पूरा करना है और उपरोक्त अगली संख्या आपको दो बतानी है जो पैटर्न के अनुसार आएगी। 1 दे रखा है, फिर 1 के बाद में क्या दे रखा है, 1 के बाद में आपका 2 दे रखा है, 2 के बाद में 3 दे रखा है, 3 के बाद में यहाँ पे 5 दे रखा है, और 5 के बाद में दे रखा है आपका ये 8। तो अगली संख्या क्या आएगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो अगली संख्या बतानी है, ये 1 से आया 2, ठीक है। अब 1 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब 2 में 3 जोड़ा तो ये 5 हो गए, और 5 में 3 जोड़ा तो ये कितने 8 हो गए। तो अगली संख्या यहाँ पे लाने के लिए इन दोनों की जोड़ करनी पड़ेगी। तो 5 और 8 को जोड़ेंगे, तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 5 13 आएगा। तो यहाँ की जो नंबर आएगा वो 13 आएगा। अब 13 में वापस 8 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा। तो 13 में जोड़ देते हैं 8, तो 8 और 13 21 होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 और 21 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13 और 21 हो जाएगा। तो 13 और 21 आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है, तो इसका स वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका भी स होगा और इसका भी स होगा। अगला प्रश्न है 14वां। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। इस घनाभ से उसको घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घनाभ बनाने के लिए घनाभ की आवश्यकता पूछिए, तो इसमें घन बनाने के लिए आपको पता है कि इसमें जोड़े एक जैसे बनाने पड़ेंगे। पहले इस घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। घनाभ का आयतन कितना है, 5 × 2 × 5 हो जाएगा, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये इसका जो भुजाएं हो जाएगी। अब इसका आपको घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए आपके इसमें जोड़े पूरे पूरे बनने चाहिए 3-3 के। तो देखो 5 का तो बन जाएगा, 2, एक और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा इसको, एक तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। एक 5 सेमी की आवश्यकता पड़ेगी, और 2 कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, तो इसमें एक 2 × 2 करना पड़ेगा। तो ये और अपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने पड़ेंगे, इतने घनाभ और चाहिए। तो ये कितने घनाभ है, 2 दूनी 4 और 4 और 5 20। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 20 आ जाएगा। द उत्तर में दे रखा है। मान लो इसकी जगह पे ऐसा होता कि 2 × 2 और ये 5 होता, तो फिर अपन एक तो 2 लेते हैं और 2 इसमें 5 लेते हैं, क्योंकि एक तो 2 कम पड़ रहा है और एक 5 जो डबल चाहिए। तो 5 × 5 25 दूनी 50 होता है फिर इसका आंसर। लेकिन इसमें 2 5 थे और एक 2 था, तो इसके लिए कितने और कम पड़ रहे हैं, एक तो 5 कम हो रहा है और इसमें 2 का जोड़ा इसमें बनाने के लिए 2 कम पड़ रहे हैं। तो हमने इसमें 2 गुणा किया 2 बार और एक बार 5 से गुणा कर दिया, तो 5 × 4 = 20 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। ऐसे पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग -3 है, इनकी जोड़ करने पे -3 आ जाए। ऐसी संख्या बतानी जिनको जोड़ करने पे -3 आ जाए। तो इसको अपन ऑप्शन से ही हल करेंगे। इस सवाल को हल करने से पहले आपको नियम याद होने चाहिए कि जब दोनों प्लस के होंगे तब भी अपन जोड़ करेंगे, दोनों माइनस के होंगे तब भी अपन जोड़ करेंगे। लेकिन 1 - 1 प्लस का होगा या 1 + 1 माइनस का होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। फिर बात करेंगे निशान की। जो निशान जो होगा वो बड़ी संख्या का होगा, जो बड़ी संख्या आएगी उसका अपन निशान देखेंगे। जैसे 1 + 1 माइनस है, 1 + 1 माइनस घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 1 को घटा लो, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब बात रही निशान की, तो निशान इसमें प्लस का आएगा माइनस का। तो बड़ी संख्या कौन है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो इसमें 2 बड़ा है। 2 किसका है, माइनस का है, तो ये उत्तर आपका माइनस में आएगा। इसको जोड़ कर लेते हैं, 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, इसको घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। निशान देखेंगे बड़ी संख्या का, इसमें 1 है और 2 है, तो बड़ा कौन है, 2 है, और 2 किसका है, प्लस का है, तो उत्तर भी हमारा प्लस का ही आएगा। तीसरा है हमारा -4 -5। जब दोनों ही माइनस के होंगे तब अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 1 5 होगा इसका, ठीक है। और निशान बड़ी संख्या का आएगा, तो 4 बड़ा है, 4 माइनस का है, तो उत्तर इसका -5 आएगा। लास्ट है इसमें 4 माइनस के और 1 प्लस का, तो -4 और प्लस का 1, 1 - 1 प्लस घटेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब निशान देखना है बड़ा किसका कौन है, इसमें 4 बड़े हैं और 4 इसके माइनस के हैं, तो उत्तर भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो -3 इसका आंसर होगा। अब -3 आंसर किससे आ रहे हैं, केवल चौथे ऑप्शन द से आ रहे हैं।
तो इसका उत्तर अपन यहाँ पे द करेंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसकी जोड़ कमेंट करके बताना, जो मान है उसका आप निकाल के बताना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन ए है जिसमें आपको माइनस के 3 और प्लस के 4 की जोड़ करनी है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में जिसमें माइनस के 17 और माइनस के 4 हैं। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपके कितना आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन 15वां समझ में आए तो आप क्वेश्चन नंबर ए का आंसर और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16वां क्वेश्चन है कि अरुण को एक शर्ट किसी सेल से खरीद कर लाया। अरुण एक शर्ट किसी सेल से खरीद के लाया और जिस पर उसको 20% का बट्टा मिला। बट्टे को कहते हैं छूट, है ना, जिसको में जैसे सेल लगती है 10% की छूट डिस्काउंट देते हैं, वो उसको बट्टा कहते हैं। तो 20% की इसको डिस्काउंट मिली और वह जो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये। तो यानी कि उसने शर्ट की कितनी कीमत चुकाई, उसने शर्ट की आपके 1600 रुपये चुकाई। तो आपको बताने कि उसके शर्ट के ऊपर लिखा हुआ कितना है। जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो मान लेते हैं कि इस कीमत, इस शर्ट का जो अंकित मूल्य वो 100% है। कितना है? 100% है। उसमें छूट कितनी है? तो छूट है इसमें 20%। तो उस शर्ट की कीमत कितनी है? उसने कितनी चुकाई? 80% चुकाई। अब ये जो 1600 रुपये हैं वो उसके अंकित मूल्य का कितना है? 80% है। अंकित मूल्य हमें नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे और x का ज्ञात करेंगे 80%, जो कितना आएगा आपके 1600 आ जाएगा, ठीक है। 1600 इसमें दे रखा है कि 20% छूट के बाद उसने 1600 रुपये दिए। तो ये 20% छूट है तो दिए कितने? 100 में से उसने 80 दिए, ठीक है। 80% जो है वो आपके 1600 के बराबर है। तो अपन इसमें 1680 x का 80% 1600 ज्ञात करेंगे। तो x इंटू 80 और बटे में 100 आ जाएगा और बराबर में कितना है? 1600 है। इसके 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 8 और 10 को अपन यहाँ से हटा देंगे। तो x बराबर ये 1600 और ये बट्टे की जो 10 है वो इधर 1600 के गुणा में चले जाएंगे और ये ऊपर के जो 8 है इसके बट्टे में आ जाएंगे। तो इसको अपन काट लेंगे, 8 के पार से 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 है। तो 200 तो ये हो जाएंगे और 10 ये। तो 200 इंटू 10 करेंगे तो इसका जो आंसर आपके कितना आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। तो उसके ऊपर कितने रुपए लिखे हुए थे? 2000 रुपये उसके ऊपर रेट लिखा हुआ था। इसका 20% ज्ञात किया, ठीक है। तो 20% कम किया तो उसको कितने रुपए देने पड़े? 1600 रुपये देने पड़े। तो आपको पूछे कि छूट कितनी मिली, तो आप छूट भी निकाल सकते। कितने की छूट है? 2000 रुपये लिखे हुए थे और उसने 1600 रुपये दिए। तो ये छूट कितनी मिली उसको? 400 रुपये की। तो ये 2000 का जो 20% है वो कितना आएगा? 400 आएगा। तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं 2000 इंटू 20 और बटे में 100। इसके 2 0 से इसके 2 0 कट जाएंगे, बचेगा इधर 20 और इधर भी 20। तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ये और 2 0 लग जाएंगे। तो 400 रुपये की इसको छूट मिली। वैसे इसमें छूट नहीं पूछी है, केवल अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपके? 2000 रुपये हो जाएगा। तो स वाला उत्तर इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अपना 17वां क्वेश्चन है कि संगीता ने इस साल एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जिसकी कीमत पिछले साल 25,000 रुपये थी। यानी पिछले साल जो कीमत थी वो 25,000 रुपये थी। इस साल उस मोबाइल फ़ोन की कीमत 15% बढ़ गई, वृद्धि हो गई। यानी कि पिछले साल जितने रुपये था उससे 15% बढ़ गए। नई कीमत जानने के बाद संगीता ने सोचा कि अगर पिछले साल मोबाइल ख़रीद लेती तो उसे कितने रुपये का फ़ायदा होता। यानी कि इस साल उसको 15% ज़्यादा देने पड़े। तो आपको क्या करना है, ये 25,000 का जो पिछले साल 25,000 का था उसमें 15% वृद्धि हुई तो इतने रुपये ज़्यादा लगे। तो कितने ज़्यादा लगे? आपको 25,000 का 15% याद कर लेना है। तो 25,000 का आपको क्या निकालना है? का 15% निकालना है। तो इस का को हटा के यहाँ पे लगा देंगे अपन इंटू और इसका प्रतिशत हटा के बट्टे में लगा देंगे 100। इसके 2 0 से 100 के 2 0 से 25,000 की 2 0 उड़ा देंगे, बचेगा इधर 250, इधर बचेगा 15। दोनों को गुणा कर देंगे 250 इंटू 15। तो ये 0 गुणा पहले लिख देंगे, फिर 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 पंजे 75 हासिल के 7 और 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। तो 3,750 रुपये उसको ज़्यादा देने पड़े इस साल। अगर यही पिछले साल तो देखो 25,000 रुपये ही थे, लेकिन इसकी कीमत इस साल 15% बढ़ गई तो उसको 3,750 रुपये अधिक देने पड़े। अब अगर आपको इस साल का कीमत पूछे कि उसने कितने में मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि पिछला जो कीमत था वो 25,000 रुपये था,
इस साल उसने 15% अधिक दिए और उसको अगर वो गए साल फ़ोन खरीद लेती लास्ट ईयर तो उसको 3,750 रुपये का फ़ायदा होता। तो आप कमेंट करके बताना कि संगीता ने इस साल जो मोबाइल है वो कितने रुपए में ख़रीदा। गए साल इसकी कीमत आपके 25,000 थी, इस साल उसको 3,750 रुपये अधिक देने पड़े। तो संगीता का वह मोबाइल इस साल कितने रुपए में पड़ा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका उत्तर 3,750 होगा। अभी जो इसका क्वेश्चन है स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके इसमें 18वां प्रश्न है, राहुल ने एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत पिछले साल कितनी थी? 50,000 रुपये थी। इस साल टीवी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और अगले साल में ये 20% की कमी हो गई। तो अगले साल में आपको उसकी जो कीमत है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कीमत है उसकी कितनी होगी। तो ये जो 25% है इसको अपन क्या लिखेंगे, 125% हो जाएगा। 20% कमी है तो इसको अपन 100 में से 20 कम कर देंगे, ये 80% हो जाएगा। और 25% ज़्यादा मतलब 100 में 25 जुड़े, 125 बढ़ गए। तो ये एक तो अपन 50,000 का निकालेंगे, 50,000 का एक तो 125% यानी कि 50,000 इंटू 125/100। ये तो इस साल की कीमत है। अगले साल 20% की कमी है तो 100 में से 20 कम करेंगे तो 80% बटे में 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो हट जाएगा और फिर इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो भी हट जाएगा। इसको अपन गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 5 को बाद में गुणा करते हैं, फिर पहले इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 125 को गुणा करते हैं 80 से, तो 1 जीरो पहले लग जाएगा और 8 पंजे 40 के जीरो हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल के 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये तो हो जाएगा 10,000। अब 10,000 ये है आपके, और 10,000 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 50,000 रुपये आ जाएगा। तो इसका उत्तर अगले साल कितना कीमत होगा, तो अगले साल इसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये वापस हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है 18वें का वो आपके ब वाला उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको छायांकित भाग का बताने कितना प्रतिशत है। छाया कितने में, एक भाग में, कुल कितने भाग है, 4 भाग है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/4 लिखेंगे। 1/4 का प्रतिशत में बदलने के लिए इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे, फिर इसको अपन काट लेंगे 4 के बार से 4 एक बार और 100 कटेगा आपके 25 बार। तो ये कितना आएगा आपके 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब वाला करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये एक प्रकार से एक आयत है और इसमें आपको कुछ छायांकित भाग दे रखा है। इसमें आपको छायांकित भाग का प्रतिशत बताना है, इसका जो कितना भाग है वो छायांकित है। ठीक है, इसका छायांकित भाग का आपको जो प्रतिशत है वो कमेंट करके बताना है। तो इसका कितना प्रतिशत छायांकित है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, गीता ने 3/4 लीटर तेल खरीदा, उसका 1/2 भाग पहले दिन का उपयोग किया, बचे हुए तेल का 1/3 भाग दूसरे दिन उपयोग किया। तो आपको बताना है कि उस गीता के पास अब कितना भाग शेष तेल है। तो ये 3/4 में से इसने इतना और इतना तो यूज़ कर लिया। तो पहले 1/2 को और 1/3 को अपन जोड़ेंगे। तो 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 6, फिर ये 3, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करें तो 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करें तो 2। तो कितना भाग काम में ले लिया उसने, 5/6 लीटर भाग काम में ले लिया। उसके पास था कितना शुरू में, 3/4 था। तो अपन क्या करेंगे, 3/4 में से ये 5/6 को घटा लेंगे। घटाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आपके 12 आ जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 6 का भाग, ये 1 मिनट क्वेश्चन वापस पढ़ते, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है पढ़ने में सवाल को। ये कह रहे हैं कि 3/4 लीटर तो खरीदा और उसने उसका आधा भाग पहले दिन उपयोग में कर लिया और बचे हुए का 1/3 भाग है। तो आपको पहले तो इसका आधा करना पड़ेगा, 3/4 का आधा भाग करना पड़ेगा। तो 3/4 का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 3/4 का आधा कितना होगा, तो 3/4 इंटू आधा कर देंगे।
ठीक है, तो आधे से इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये 3/8 भाग उसने ठीक है पहले दिन में उपयोग कर लिया। अब उसका बचे हुए का 1/3 भाग दूसरे दिन उपयोग किया। बचा हुआ कितना है, 3/8 है। इसका इसने 1/3 भाग अगले दिन उपयोग में किया, तो ये कितना आएगा, 3/24 आएगा। अब आपको बताना कि गीता के पास में कितना तेल शेष है, तो उसमें के पास था कितना, 3/4। इसमें से आपको 3/24 है, तो 3/24 को अपन काट देंगे यहाँ से, 3 के बाहर से 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 1/8 लीटर इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर अ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पहले 3/4 था, उसका आधा किया हमने, तो 3/4 का आधा कितना हो गया, ये 3 ये हो गया 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 3/24 हो गया। तो 3/4 का आधा 3/8 हुआ और 3/8 का वापस 1/3 किया, तो ये कितना आया, 3/24 आया। और 3/24 को हमने काटा तो 1/8 आंसर आया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 1/8 लीटर। अगला जो क्वेश्चन है इसको आपको दशमलव रूप में लिखना है। 9 को तो लिख लेंगे 9, और ये 3/4 को दशमलव में बदलने के लिए 3 में भाग देंगे 4 का, तो पॉइंट लगेगा इसमें, तो ये 30 हो जाएगा। तो 4 और 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.75, तो 9.75 इसका आंसर आ जाएगा। 9.75 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। नेक्स्ट है, दिए गए आयत में 3 सेमी का एक वर्ग काटा गया है। पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर आएगा वो आपको बताना है। इस आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई है 6, 8 और 6 14, और 14 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा 28 आएगा। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि इसका जो ये वाला भाग है 3 सेमी का, ये इसने इसमें से हटा दिया, तो बचा हुआ परिमाप कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकृति के पहले और आकृति के बाद में कितने का अंतर आएगा, तो 3 तिया 9, कितना अंतर है ये 3 तिया 9, तो ये भाग इसने काट दिया। तो परिमाप में क्या अंतर आएगा, तो परिमाप पहले कितना था, परिमाप पहले तो था ये 28, अब कितना आ रहा है परिमाप, तो वो अपन चेक करते हैं। इसका परिमाप तो है 28, इसका परिमाप यहाँ से यहाँ तक कितना काटा है इन्होंने काटा यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक 3 काट लिया ये, तो ये कितना बचेगा, 8 में से ये 3 काट लिया, तो ये बचेगा अपना 5, और ये टोटल 6 था, 6 में से इन्होंने 3 काट लिया, तो ये कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। इन सब की जोड़ करेंगे तो वो इसके परिमाप के बराबर आएगी। तो ये कितना है 6 और 5 11, 11 और 8 19, तो 19 तो ये हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9 ये हो जाएंगे। तो 9 और 19 को जोड़ेंगे तो वापस 28 ही आ रहा है, यानी कि पहले भी परिमाप 28 ही था और बाद में भी परिमाप 28 ही है। तो कोने से ये टुकड़ा काटने में इसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो अंतर कितना है, 0 का अंतर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन अ 0 सेंटीमीटर का इसमें अंतर होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, 25 और 45 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 25 का भी भाग जाता है और 45 का भी भाग जाता है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से बनाएंगे इसको, 25 और ये 45। सबसे पहले इसमें अपन 3 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, तो 3 का भाग देंगे 25 में 25, और 45 में 15 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 25 और 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 का देंगे 25 में 5 बार और 5 में 1 बार। फिर 5 में 5 का 1 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 पंजे 25 इंटू 3 तिया 9, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 225। तो स वाला उत्तर इसका सही है 225, जिसमें 25 का भी भाग जाता है और जिसमें 45 का भी भाग जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपके 225 होगा, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 चौड़ाई 24 है। आयताकार फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 36 है और चौड़ाई कितनी है 24 है, तो 36 को 24 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 864 आ जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 आएगा। लास्ट में 4 किसके आ रहे हैं, इसके लास्ट में 0 है, इसके 0 है, इसके 4 है और इसके 8 है।
तो इनको गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, इकाई का अंक 6 चौको 24 का 4 आएगा। तो 24 का 4 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। इनकी 36 और 24 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर 864 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। 25वां क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है, PQRS इस त्रिभुज की क्रमशः भुजाओं का मध्य बिंदु है। ABBCCDDA का मध्य बिंदु है। तो ऐसे अगर इसका विकर्ण है तो कौन सा कथन सत्य वो आपको बताना है। ये ऐसे इसका विकर्ण है, तो आपको बताना है कि इसका जो कौन सा कथन है वो सत्य है। ये कह रहे हैं कि BQ जो है वो QC के बराबर है, BQ QC के बराबर है। तो बस यही सत्य हो जाएगा कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये BC का मध्य बिंदु Q है। ये साफ लिखा हुआ है कि BC का जो मध्य बिंदु है वो Q है, तो BQ और CQ का जो लंबाई वो बराबर आएगी। तो BQ और CQ दोनों बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका जो अ है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आनंद ने 7 टी-शर्ट 3 कैप्स खरीदे, प्रत्येक टी-शर्ट की कीमत 120 रुपये, कुल मिला के उसने 1200 रुपये खर्चे किए, तो एक कैप की कीमत आपको ज्ञात करनी है। ये जो कैप है वो आपके दे रखी है इसमें, तो इसकी तो कीमत कितनी हो जाएगी, 7 या 120 रुपये की एक टी-शर्ट है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 12 7 84, ठीक है 84 इनके 840 रुपये की तो आपकी टी-शर्ट हो जाएंगी। एक टी-शर्ट 120 की, तो 7 टी-शर्ट 840 की पड़ेगी। तो ये 1200 में से 840 को घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 0 6 और 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो 360 रुपये बचेंगे। अब 3 कैप खरीदनी है, ठीक है 360 से 3 कैप खरीदनी, तो 3 का भाग दे देंगे तो 12 120 रुपये इसका आंसर आएगा। एक कैप कितने की पड़ी, तो एक कैप 120 रुपये की पड़ेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है 27वां, सुनीता ने एक किताब 2 पेन खरीदे, किताब की कीमत 120 रुपये है, उसने कुल 80 रुपये खर्च किए, तो एक पेन की कीमत आपको बतानी है। तो देखो किताब की कीमत कितनी है, 120 रुपये, तो एक ही किताब खरीद रहे हैं तो 120 180 में से घटा लेंगे, कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब 2 पेन खरीदें, तो 60 रुपये में 2 पेन खरीदे, तो एक पेन का कितना होगा, 30 रुपये आंसर आएगा। तो एक पेन के कितने आएंगे, 30 रुपये, जो कि स वाले उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के द्वारा जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसको आंकड़ों के इस चार्ट में दर्शाया गया है। तो इस चार्ट के अनुसार बताइए कि किन 2 साधनों का अंतर 19 के बराबर है, यानी कि किन 2 साधनों का अंतर वो 19 आ रहा है। तो देखो साइकिल से कितने आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे 32 और बस से कितने आ रहे हैं, बस से आ रहे 10, तो 32 और 10 का अंतर तो आपके 19 नहीं होगा, ये तो आपके 22 होगा। फिर ये बस से आ रहे 27, बस से आ रहे 10 और रिक्शा से कितने आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, तो 27 में से 10 घटे ये भी 17 ही आएगा। फिर आपके ये रिक्शा और आपके हैं मोटरसाइकिल, तो रिक्शा और मोटरसाइकिल में कितने का अंतर है, मोटरसाइकिल लेके 17 आते हैं और रिक्शा में आते हैं आपके 27, तो इनका भी जो अंतर है वो आपके 10 आएगा। इधर ये 19 और ये अपने 17, तो 19 और 17 का अंतर 2 आ रहा है, और 19 और 8 इसका अंतर आपके 11 आएगा। तो आपके अंतर 19 लाना है, तो इसमें आपको ऑप्शन से हल करना है, साइकिल और बस। साइकिल के कितने, साइकिल के अपने 32 और बस के 10, तो इसका जो अंतर है 32 में से 10 को घटाएंगे तो वो कितना आएगा, 22 आएगा। बस और ऑटो, बस से कितने आते हैं, 10 आते हैं, और ऑटो से कितने आते हैं, ऑटो से आते हैं 8, तो ये इसमें अंतर कितने आएगा, 2 का आएगा। रिक्शा और ऑटो, रिक्शा में कितने आते हैं, रिक्शा में आते हैं आपके 27 और ऑटो में कितने आते हैं, ऑटो में आते हैं आपके 8, तो 27 में से 8 को घटाएंगे तो ये 19 बचेगा। बस और स्कूटी, बस में कितने आते हैं, 10 आते हैं, और स्कूटी से कितने आते हैं, 19 आते हैं। इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। हमें अंतर 19 का चाहिए, तो 19 का अंतर आपके स ऑप्शन में आया। रिक्शा और ऑटो वाला का जो अंतर है वो 19 आया, तो इसका उत्तर आपके स वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग अधिक है और इसके बाद खेलने वाले खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग कम है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसके 6 फलक होती तो सबकी जो चांस है वो बराबर ही है। पहले खिलाड़ी 6 प्राप्त करने के संयोग कम है, इसके बाद खेलने वाले की 6 संयोग अधिक है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। यदि दूसरा खिलाड़ी 6 प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब कि तीसरे खिलाड़ी को 6 प्राप्त करने का कोई संयोग नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग समान है और एक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का जो परिणाम है वो अन्य खिलाड़ियों के
संयोग को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर द आपके सही हो जाएगा। ये सभी को 6 प्राप्त करने का जो संयोग है वो बराबर है। आप सिक्का उछालेंगे तो आपका भी वही इतना ही चांस है कि आपके हेड आए और सामने वाले के भी उतने ही चांस है कि उसके हेड आए। तो पासे उछाले, सिक्के उछाले, ये सभी के बराबर ही चांस होते हैं। सिक्का उछालेंगे तो आपका आधा चांस है, 50% चांस है आपके, ठीक है। और अगर आप पासा फेंकेंगे तो आपके 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस दंड आलेख को ध्यान से देखिए और बताइए कि किन विद्यार्थियों की संख्या ठीक दुगुनी है। ठीक दुगुनी है, तो इसको भी अपन ऑप्शन से करेंगे। देखो 2003 से 2004 तक कितने हैं, ये 100 है, तो इसमें लिख लेंगे 100। 4-5 में ये कितने हैं, 200 हैं, तो ये लिख लेंगे 200। देखो यहीं से हो रही डबल, 100 की डबल 200 हो गए। देखो तो 2003, 4 और 4, 5 इसका आंसर आएगा भी। 2003, 4 और 4, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2005-6 में कितने हैं, ये 250 हैं, तो इसमें 250 लिखेंगे। इसमें 50 ही बड़ा, इसमें डबल हो गया 100। 5-6 में कितना है, 300 है। और फिर आपके 6-7 में कितना है, 6-7 में आपके 350। एक तो आपका ये डबल हो रहा है, एक तो ये डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2003, 4 से 4, 5। तो 2003 और 2004, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ब वाला उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसमें 2004, 5 में आपके 200 हैं और 7-8 में कितना है, 7-8 में 300 है। तो ये 2 गुना नहीं हो रहा है, 2 गुना में 400 होते तो होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ब ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में परिवार के विभिन्न मदों की बचत और व्यय को प्रदर्शित करता है। आलेख को देखकर बताइए कि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है, तो कपड़ों का जो मासिक व्यय है वो कितना हुआ। अब बचत है वो कितनी है, 3000 रुपये है। अब बचत कितनी है, 15% है। तो पहले अपन ये चेक करेंगे कि उसके जो आय कितनी है, आय कितनी है। तो आय अपन देख लेंगे कि आय मान लेते हैं x है, तो x का जो बचत कितना है, 15% है। x 15%, वो कितनी हो रही है, 3000 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 3000 रुपये। तो x का 15% ज्ञात करेंगे तो 15/100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 अपन इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर आपके गुणा में आ जाएगा और ये 15 इसके इधर भाग में आ जाएगा। इसको अपन काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 200 और 100 से गुणा करेंगे तो 20,000 होगा। तो इसकी इनकम है वो कितनी है, 20,000 है। आय कितनी है, 20,000 है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कपड़े का जो खर्च है वो कितना है। तो कपड़े पे कितने खर्च कर रहे हैं, 10% खर्च कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 20,000 का 10% निकाल लेना है। तो 20,000 का 10% निकालने के लिए इंटू करेंगे और बट्टे में 100 लगा देंगे। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो हटा देंगे, तो 200 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आपके 2000 आएगा। तो स वाला इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 32वां, सुनीता को अध्यापक ने 2 चित्र दिए। इन दोनों चित्रों को देखकर बीजीय व्यंजक बनाने को कहा। सुनीता ने 4 बीजीय व्यंजक नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार बनाए, तो उसमें से उस विकल्प को चुनिए जो सुनीता ने सही बनाया है। तो इसके आधार पर आपको ये वाला बनाना है। तो m को n से गुणा करेंगे, m को n से गुणा करेंगे तो ये m इंटू n होगा। इसी प्रकार से n+3 और n+2 को गुणा करेंगे तो ये आएगा m+2 और ये आएगा m+3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सरिता कहती है कि जब हमें वस्तुएं खरीदते तो हमें गुणा करना पड़ता है। यदि प्रति दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपये है, स्कूल में पिकनिक के लिए 1.5 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो मान लीजिए कि प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपये कम होता तो पिकनिक के लिए 4 दर्जन कम केलों की आवश्यकता कम होती, ठीक है। तो केले खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो देखो जितने मूल्य है उससे 2 रुपये कम, तो P में से 2 घटा लेंगे, P में से 2 को घटा लेंगे। और कितने केले कम चाहिए, तो फिर 4 केले कम चाहिए, तो Z में से 4 केले कम पड़ेंगे। तो कीमत कितनी होगी, इतने तो आपकी कीमत है, ठीक है, इतने तो आपकी कीमत है प्रति दर्जन, और इतने दर्जन आपको केले चाहिए। तो इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे, तो P-2 इंटू Z-4 इसका आंसर होगा। P-2 Z-4 इसका ऑप्शन ब में दे रखा है, तो इसका उत्तर आपके ब कर देना है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। रोहन 3 बीजीय व्यंजक को गुणा करने के लिए दिया, इसने 4 तरीके से हल किया, ठीक है। तो 4, 5 और 7, तो 4, 5, 7 ठीक है, और 5, 7 और 4 ये भी ठीक है, 4, 5, 7 ये भी ठीक है, और फिर इसने किया 4, 5 और 7 और
एक्स वाई और जेड। तो इसके जो चारों ही तरीके वो बिल्कुल सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो चारों ही तरीके इसके सही है। तो तरीका 1 2 3 4 चारों ही सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। रोहित के पास एक समलम आकार का खेत है, इसकी क्षेत्रफल 480 मीटर क्यूब स्क्वायर है। एक खेत की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है। एक किनारे की लंबाई 20 मीटर है। तो दूसरे समांतर किनारे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है तो वो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू समलम भुजाओं का योग a + b इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई के 2। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको इसमें, वो दे रखा है इसमें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480, उनके बीच की दूरी ऊंचाई h 15 है और ये हमारा a है। तो b का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। ये इसका एरिया 480 है, तो एरिया की जगह लिखेंगे अपन यहाँ पे 480 बराबर 1/2 इंटू a का मान दे रखा है और b का मान हमें ज्ञात करना है और h का मान हमारे पास में 15 है। a का मान कितना है, तो a का मान इसमें 20 मीटर, तो अपन यहाँ पे 20 लिख लेंगे। इस 2 को 5 को और 20 को यहाँ से हटाना है, तो इसको अपन इधर गुणा कर देंगे। तो इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 2। हमें इस 15 को भी हटाना है यहाँ से, तो इधर भाग में चला जाएगा, ये तो बट्टे में आएगा आपके 15 बराबर क्या बचेगा आपके 20 + b। 15 के पार से ये काटेंगे तो 15 × 45 3 बचेंगे, 15 दूनी 30, तो ये 32 बार कटेगा। 32 को गुणा करेंगे 2 से तो 32 दूनी 64 होते हैं, तो बराबर में क्या बचेगा 64। b का मान ज्ञात करने के लिए 64 में से 20 को घटाएंगे, तो इसका जो आंसर आपके 44 मीटर आ जाएगा। तो समलम चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा है इसकी लंबाई कितनी आई 44 मीटर आ गई। तो इसका आंसर आपके 44 ऑप्शन में दे रखा है, अ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, सीमा के घर में फर्श की समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। यदि इसमें प्रत्येक विकर्ण 45 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श कराने को पॉलिश करवाने का आपको धनराशि ये जो मान है वो ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसके जो विकर्ण है उसको ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर जो भी क्षेत्रफल है इसको 4 से गुणा कर देना है, इसकी जो धनराशि वो आ जाएगी। तो पहले इसकी जो टाइलें हैं इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले अपन एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको अपन 3000 से गुणा करके लास्ट में 4 से गुणा कर लेंगे, तो पूरे आपकी फर्श का क्षेत्रफल का खर्चा आ जाएगा। तो एक टाइल का आपकी जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करते हैं। तो टाइल की जो विकर्ण है वो 45 है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, विकर्ण 45 है और इसकी लंबाई आपके 30 सेंटीमीटर है। तो देख लेते हैं इसमें, तो ये मान लो एक समचतुर्भुज आकार का एक टाइल है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है 30 है, तो ये तो हो जाएगा आपके 30 और विकर्ण जो है वो आपकी कितना है 45 दे रखा है। तो प्रत्येक विकर्ण जो दे रखा है वो कितना है 30 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 45। अब दूसरा विकर्ण इसको इस प्रकार से विभाजित करेगा, तो आपका ये जो विकर्ण वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आधा, आधा मतलब 22.5, तो ये कितना होगा आपके 22.5 होगा। अब 22.5 से इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है इसमें 22.5 और ये 30 इन दोनों को पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका जो विकर्ण है ये आधा विकर्ण उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करके इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके 810 रुपये आएगा। इसमें आपको इसका क्षेत्रफल लगाना है, इसके विकर्ण निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको अपन 3000 से गुणा करके टोटल इसका टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको 4 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आपके 810 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमित के पास एक गनाब के आकार का बॉक्स है, इसकी लंबाई 20 चौड़ाई 15 ऊंचाई 10 सेमी है। इसको रंगना चाहता है, तो इसको पेंट के लिए 1 लीटर में 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को रंगने की क्षमता का उपयोग किया गया है। सुमित को बॉक्स को पूरा रंगने के लिए अब कितने जो लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। तो आपको इसमें इसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसका जो आयतन है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबा इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 2 कोष्ठक लंबा इंटू चौड़ाई, तो लंबा इंटू चौड़ाई को गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा आपके 300। तो 300 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 150 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये हो जाएगा आपके 200। तो 200 और 300 500, 500 और 150, तो ये हो जाएगा आपके 650। तो 650 को गुणा करेंगे 2 से, तो वो कितना हो जाएगा, 650 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 12 और 1300 हो जाएगा। तो 1300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है कि 1 लीटर में 10 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल रंगने की क्षमता है। तो सुमित को बॉक्स का पूरा रंगने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, 1000 का भाग दे देना है। तो आपके क्योंकि 1 लीटर में 1000, इसको लीटर में बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, जिसको अपन 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में इसका मान आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके 1.3 ml आ जाएगा। अब 1.3 ml है, इसका मतलब 1 लीटर तो इसने काम में ले लिया। ठीक है, अब आपके कितना बचा है, 0.3 है। तो इसको काम में लेने के लिए 1.3 मिलीलीटर है ना, तो इसको अपन मान ज्ञात करने के लिए इसको अपन 1000 से 10, ये मिलीलीटर में दे रखा है तो इसको अपन 10 से गुणा करेंगे। तो 1.3 को भी 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.13 मिलीलीटर। तो ये आपके 0.13 मिलीलीटर इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ में दे रखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 39, -3 की घात m+1 है इंटू -3 की घात 5 है, तो -3 की घात 7 हो तो m का मान ज्ञात करना है। ये गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएगी, तो m+1 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके m+1 + 5 बराबर कितना है, 7 है। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो m+6 बराबर में 7, तो m का मान 7 - 6 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m का मान कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि सा वाले उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट है, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। 121 में 2 बार 1 1 आ रहा है, तो इसमें 1 2 1, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 बार 1 लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। इसमें कितने हैं, इसमें 3 1 हैं, यानी कि 1 2 3 तक जा रहा है, तो इसमें 3 1 लिख के स्क्वायर कर देना है। इसमें 1 कहाँ तक जा रहा है, गिनती 4 तक जा रहा है, तो इसमें 4 बार 1 लिखना है, 1 2 3 4, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। इसमें गिनती 5 तक जा रही है, तो इसमें 5 बार 1 लिखना है, फिर इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो ऐसे इसका जो आंसर आपको निकाल लेना है। तो 11 11 का स्क्वायर और 11 1 11 का स्क्वायर, 11 11 11 1 11, इसमें नहीं है, 11 11 और 11 1 11 आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा, तो इसका उत्तर आपके स वाला होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 41 है अपना। इसमें आपको आंकड़ों की धन आलेख की दर्शाई गई गलत स्थिति को आपको बताना है। कक्षा 6 में 15 है, तो देखो कक्षा 6 में तो 10 ही बता रहे तो 6 ही इसमें गलत हो जाएगा। बाकी 7 में 15 सही है, और 8 में 20 है तो ये सही है, 9 में 25 है तो ये भी सही है। ये 6ठी क्लास का है जिसमें 10 बता रखा है, जबकि यहाँ पे 15 है, तो ये 6ठी क्लास का इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 512 इसका आधा होता है 256, 256 का आधा 128, 128 का आधा कितना होता है 64 होता है, तो इसका आंसर आपके 64 ब वाले उत्तर में दे रखा है। नेक्स्ट है, यदि 6 विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सी को व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगा लेते हैं, यदि इस कार्य को 15 मिनट में पूर्ण करवाना है तो कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता और कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 6 विद्यार्थियों में कितना समय मिनट लग रहा है, 120 मिनट लगेगा, है ना, 120। तो 15 विद्यार्थियों से अगर अपन काम करवाएंगे तो 120 किस में आएंगे, तो 8 विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 इसको 8 से गुणा करेंगे तभी 120 मिनट आएगा आपके। तो अब कितने विद्यार्थी ज़्यादा लगे, 6 से 8 2 विद्यार्थी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका उत्तर आपके 2 विद्यार्थी ज़्यादा लगेंगे, तो इसका ऑप्शन ब वाला सही होगा। नेक्स्ट है, किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे, प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है, तो बताइए कि वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो 646 को आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 646 के अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये 646, तो एक तो 46 का जोड़ा बनेगा, एक 6 का जोड़ा बनेगा, 2 को 2 से गुणा करें तो ये 2 दूनी 4 आएगा, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इनको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा आपका 46। अब 1 2 जो अपने उत्तर में लिख लेना है। अब यहाँ पे जो भी मान लिखेंगे वो उसका यहाँ पे लिखने पे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 4 के पास में मान लो अपन 4 लिखे, तो 4 चौक 16, हासिल के 1
16 और 1 17 हो जाएगा। मान लो 5 लिखें तो ये 5 लिख लेंगे, तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2 और 4 पंजे 5 चौक 20 और 2 22। तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, मान लो 5 लिख लेते तो 225 ही हो रहे, तो 6 लिख लेते हैं, तो 6 लिख लेते हैं। तो 6 लिखेंगे तो कितना आएगा ये 6 छंग 36 हासिल के 3 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 3 15। 1 मिनट 6 छः ये यहाँ पे 4 है, तो 6 चौक 24 और 3 ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि 276 इससे बड़ा है। तो अपन यहाँ पे 5 लिखेंगे 225, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके 5 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे 225 में से 246 में से 225 को, तो 1 और यहाँ पे कितने बचेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 21 पौधे इसमें बच जाएंगे। तो 25 तो आपकी पंक्तियाँ बनेगी और 21 पौधे बचेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में 24 पौधे लगाने। 1 मिनट वापस सवाल करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 पौधे लगाने, तो 24 को 24 से गुणा कर देंगे, तो 24 इंटू 24 कर लेंगे, कितने पौधे हो जाएंगे 576। और पौधे कितने बच रहे हैं, पौधे जो लगा रहे अपन 676 लगा रहे हैं, 646। तो कितने पौधे बचेंगे, घटा लेंगे इसको, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 14 में से 7 जाएगा तो 7 70 बचेगा। अब देखो 24 करेंगे तो 576 पौधे लगेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास में 70 पौधे लगे हो, तो अपन क्या करेंगे 25 पौधे लगा लेते हैं, तो 625 हो जाएगा। तो प्रत्येक 24 ही लगाना, तो फिर अपन क्या करेंगे 646 में अपन भाग लगा लेंगे इस 24 का, तो ये 2 बार चला जाएगा, 24 दूनी 48 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा 16 और यहाँ पे बचेंगे अपने 6 66। अब 24 को गुणा करेंगे अपन, 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24 हासिल के 2 12 और 2 14 144। ठीक है, तो यहाँ पे 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2 और 2, कितना बचेगा 2। तो इसमें 26 तो आपकी पंक्तियाँ आएगी, 26 तो पंक्तियाँ, और शेष कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 26 और 22 इसका आंसर होगा। शेष आपके 22 बचेंगे और पंक्तियाँ आपके 26 बनेगी, 24 पेड़ की। तो इसका आंसर आपके ब वाला उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ इस क्वेश्चन को पढ़ने में, तो इसके लिए वापस इसको देख लेना। इसमें भाग देंगे 24 का, तो ये 26 बार जाएगा और 22 इसमें शेष बचेंगे। नेक्स्ट फिर आपके अगला है, अगला प्रश्न है कि एक पैमाना 1:, ये दे रखा है, तो मानचित्र में आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो कितना आपके आएगा। तो इसको ये 1 के बराबर में 4 सेंटीमीटर है, तो आपको इससे गुणा करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वास्तविक में इतने बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी में इनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, जिसको अपन 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगेगा। फिर इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो उसमें 1000 का भाग दे देंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके 3 जीरो आपके, ये 2 जीरो कटेगा तो ये मीटर में आएगा। फिर आपके मीटर को वापस सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो फिर आपके 3 जीरो और काटने पड़े, तो 5 जीरो इसके काटने पड़ेंगे, तो ये आपके जो आंसर है वो 1200 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1200 किलोमीटर आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। एक बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो कटेगा, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और कट जाएंगे, तो 1200 इसका आंसर बचेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक साइकिल का मूल्य 3525 रुपये है, ऐसी 45 साइकिलें खरीदनी है, तो इसका जो टोटल मूल्य वो कितना होगा। तो इसको अपन आपस में गुणा कर देंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये आपके आएगा 1,58,625। तो इसका स वाला उत्तर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, एक छात्रावास 100 विद्यार्थी हैं, छात्रावास में भोजन सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर मान लो इसमें 25 विद्यार्थी और आ जाएं
तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी वो आपको ज्ञात करना है। तो ये इसमें आपको गुणा कर देना है। कितना है ये आपके हो जाएगा 2000। 20 को 100 से गुणा करें तो 2000 आ जाएगा। अब गुणा करना है अपने को 25 विद्यार्थी और आ जाए, 25 विद्यार्थी और आ जाए तो 100 विद्यार्थियों का जो खाना है वो 20 दिन के लिए पर्याप्त है। अब हमारे पास में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 25 और 20 45 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा वो आपको बताना है। तो ये जो खाना है 45 विद्यार्थियों के लिए वो खाना आपके 16 दिन चलेगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है, विपरीत अनुपात में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो विपरीत अनुपात में क्या है, एक के बढ़ने पे दूसरा घटता है। कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और कार्य को पूरा करने में लगा समय, समान चाल से यात्रा, लिया गया समय और दूरी, क्षेत्रफल और काटी गई फसल, निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, इनमें से कौन कौन से जो प्रतिलोम वाले हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो पहला और चौथा है वो उल्टे हैं, ठीक है, वो उल्टे हैं। व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम करने में लगना समय कम होगा, और यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, समय बढ़ेगा तो चाल कम होगी, और चाल अगर बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात में स वाला उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है रमेश तीलियों और डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों इस प्रकार से लगाना चाहता है कि किन्हीं दो क्रमागत तीलियों के बीच में कोण है वो बराबर रहे। तो रिक्त तालिका में जो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री आएगा वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आपके 45 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर आपके नरेश ने बाजार से 15,050 रुपये में कंप्यूटर खरीदा। दुकान वाले ने 500 रुपये के कितने नोट दिए, 28 नोट दिए, और 200 रुपये के 6 नोट दिए। तो बताइए दुकान वाले को उसे कितने रुपये लौटाने चाहिए। तो 15,050 का तो कंप्यूटर हुआ। अब 28 को 500 से गुणा करेंगे तो 28 × 500, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 0, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 14, तो ये तो हो जाएगा आपके 14,000। 14,000 तो 28 नोट के हो गए। अब 6 नोट 200 रुपये के, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 1200, ठीक है। तो 1200 रुपये ये हो जाएंगे। तो 1200 इसमें और जोड़ देंगे, 1200 रुपये और जोड़ेंगे तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 0 0 2 5 2, तो 15,200 रुपये इसने दिए। तो दुकान वाले को उसे कितने रुपये लौटाने पड़ेंगे, कंप्यूटर कितने का है, 15,050 का। तो 15,050 में से 50 को इसमें से घटाएंगे तो 150 आपका शेष बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 150 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 घंटा लगभग आपने इस वीडियो को देखा है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो इसको अपन सेकंड पार्ट में करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अपन यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसको एक सेकंड पार्ट में और कर लेंगे। 1 घंटे का वीडियो और बनेगा अभी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा और आगे भी आप बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, और PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें।